गाइस, वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाला है। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। तो हमने कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस देखे हैं। तो उनमें से जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो उनमें से पार्टिकल्स एमिट होते हैं। कई सारे पार्टिकल्स एमिट हो सकते हैं उसमें से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, या फिर कोई दूसरे हैवी चार्ज पार्टिकल्स है, या फिर रेडिएशंस भी एमिट हो सकते हैं, जैसे कि फोटॉन्स, गामा रेडिएशन, ये सारी चीजें एमिट हो सकती है। तो उनको स्टडी करने के लिए स्पेशल टाइप के डिटेक्टर्स चाहिए, क्योंकि उनको हम माइक्रोस्कोप या और कोई डिवाइस की हेल्प से उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए उसको डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस चाहिए, जिसे कि डिटेक्टर्स बोलते हैं। और उनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो पार्टिकल्स है वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, और फिर जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट मिल रही है, वो सारी चीज़ों का स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। तो उससे हमें उसके मास, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या फिर कोई हैवी चार्ज पार्टिकल्स है, फिर फोटॉन्स है, गामा रेडिएशन है, ये सारी चीज़ें जब कोई मॉलिक्यूल या एटम के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसमें कौन कौन सी इफेक्ट होती है और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मेनली यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल या फिर कोई भी हैवी चार्ज पार्टिकल, और थर्ड है फोटॉन्स या फिर गामा रेडिएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल या एटम के साथ या फिर कोई मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो मेनली हमें 3 टाइप्स की इफेक्ट मिलती है। फर्स्ट है कूलम्ब स्कैटरिंग, सेकेंड है आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, और थर्ड है ब्रह्म-स्टर्लिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तब ये मोस्टली आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन और ब्रह्म-स्टर्लिंग होता है, और जब अल्फा पार्टिकल या फिर हैवी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है तब मोस्टली कूलम्ब स्कैटरिंग और आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन है वो अल्फा पार्टिकल मतलब कि हैवी चार्ज पार्टिकल और कोई होगा उसमें, और इलेक्ट्रॉन दोनों में देखने को मिलता है। और जब फोटोन इंटरेक्ट करेगा या फिर गामा रेडिएशन जब कोई मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तब उसमें मेनली ये 3 इफेक्ट देखने को मिलती है। फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड है कॉम्पटन इफेक्ट, और थर्ड है पैर प्रोडक्शन। तो इन सारी ये जो 6 इफेक्ट्स है और ये जो 6 प्रोसेसेस हो रही है जबकि कोई ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो हमारे वो मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तब ये सारी जो प्रोसेस हो रही है उसको हम 1 बाय 1 डिटेल में देखने वाले हैं। इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स एंड मैटर। तो जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो देखेंगे। एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशन interact with matter by electrical forces and lose kinetic energy via excitation, ionization और radiative losses। तो जो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स या फिर रेडिएशन जो होते हैं वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से इंटरेक्ट करते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लूज करते हैं। किसकी वजह से? एक्साइटेशन की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से, या फिर रेडिएटिव लॉसेस की वजह से, मतलब कि कोई रेडिएशन एमिट करता है। तो इन सारी प्रोसेस की वजह से जो हमारा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है। 70% ऑफ द चार्ज पार्टिकल एनर्जी डिपोजिशन लीड्स टू नॉन आयनाइजिंग एक्साइटेशन। तो 70% जो ये होते हैं पार्टिकल्स वो नॉन आयनाइजिंग एक्साइटेशन होता है। तो आपको एक्साइटेशन और आयनाइजेशन तो पता ही होगा, इसलिए उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रही। सो फर्स्ट है हैवी चार्ज पार्टिकल्स। हैवी चार्ज पार्टिकल्स जो हमने अल्फा पार्टिकल देखा था वो हैवी चार्ज पार्टिकल है, या फिर प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं हम हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और फ्यूजन फ्रेगमेंट्स हैज अ फेयरली डिफाइनेड रेंज इन अ मैटर। तो हमने कोई न्यूक्लियस लिया है, उसको हम स्प्लिट कर दें, मतलब कि कोई 2 पार्ट्स में उसका फ्यूजन हो जाए, तो उसका जो फ्रेगमेंट बचेगा कोई एक, उसे उसके वो भी कैसे मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे द पार्टिकल लूज एनर्जी मेनली बाय एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम्स इन इट्स पाथ। तो ये जो हैवी चार्ज पार्टिकल है उसमें
एक्साइटेशन होगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम्स इन इट्स पाथ, और उसके पाथ में जितने भी सारे एटम्स आएंगे उसका वो आयनाइजेशन कर देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन को डिफरेंट कर देगा, अलग अलग कर देगा। दिस एनर्जी लॉस अकर्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कोलिशंस। तो जब ये हैवी पार्टिकल है हमारा, वो मैटर के अंदर एंटर करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग कर देगा, और उसकी एनर्जी लॉस होगी। किसकी वजह से? जब वो पार्टिकल एंटर होगा तब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए वो फास्टली जाएगा, तो वो आयनाइजेशन ज्यादा नंबर में पैर प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव आयन की और नेगेटिव आयन की ज्यादा पैर प्रोड्यूस करेगा। The particle has much large momentum, so its direction does not change during slowing process. तो हमारा जो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है, हैवी चार्ज पार्टिकल, उसके बाद बहुत ही सारा मोमेंटम होगा, उसका मोमेंटम लार्ज होगा और उसकी एनर्जी जो है वो भी मैक्सिमम होगी। और आयनाइज करने के लिए पार्टिकल को तो खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी चाहिए, और जो हमारा पार्टिकल है उसके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। तो वो एक ही पार्टिकल बहुत सारे आयन पेयर्स, मतलब कि बहुत सारे एटम्स को आयनाइज कर सकता है। फाइनली इट लूजेस ऑल इट्स एनर्जी एंड कम्स टू रेस्ट। तो स्लोली वो कोलिशन की वजह से उसकी जो सारी एनर्जी है वो लूज कर देगा और कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पोजिशन में आ जाएगा। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। तो वो हमारा जो हमने बाहर से जो पार्टिकल को इंटरेक्ट करवाया था मैटर के साथ, वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले, उसको उसकी रेंज बोलते हैं। द एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ माइनस DE by dx इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पावर। और उसका जो एनर्जी लॉस होता है पर यूनिट लेंथ, उसे हम स्टॉपिंग पावर बोलते हैं। हैवी चार्ज पार्टिकल्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स का हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट थ्रू कूलम्ब स्कैटरिंग फ्रॉम एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर से देंगे और हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन और जो हमने इलेक्ट्रॉन हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से मिला है वो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कि वो दोनों सेम चार्ज है तो ऑब्वियसली दोनों रिपल करेंगे, और जो हमने इलेक्ट्रॉन बाहर से डाला है वो उसकी ट्रेजेक्टरी जो है, उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा और वो स्कैटर कर जाएगा, तो उसे ही कूलम्ब स्कैटरिंग बोलते हैं, जस्ट लाइक हैवी चार्ज पार्टिकल्स। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो हैवी चार्ज पार्टिकल्स के और इलेक्ट्रॉन्स के जो इंटरेक्शन है उसमें डिफरेंसेस है, वो कौन से है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो हैवी चार्ज पार्टिकल्स या फिर प्रोटॉन्स या फिर गामा रेडिएशन वो सबसे अलग होती है इनकी। इसकी रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल टू लाइट स्पीड होती है। इलेक्ट्रॉन्स विल सफर लार्ज डिफ्लेक्शन इन कोलिजन विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड सो इट्स पाथ इज इरेटिक, मतलब इरेगुलर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका लार्ज डिफ्लेक्शन होगा विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है या फिर टारगेट जो हमारा एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन से ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर से दे रहे हैं उसका बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और इसीलिए उसका पाथ जो है वो इरेटिक होगा, मतलब कि इरेगुलर होगा। हमें नहीं पता कि वो कौन से पाथ से वो मूव ट्रैवल करेगा, वो हमें कुछ नहीं पता। द रेंज विल देयरफॉर बी डिफरेंट फ्रॉम द पाथ। तो उसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब हमने देखा था कि वो कितना पेनिट्रेट करता है कोई भी हमारा जो एटम या मॉलिक्यूल है उसके अंदर, और पाथ जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है हमारा जो पार्टिकल है वो होता है उसका पाथ। और रेंज क्या होता है कि कितना पेनिट्रेट करता है, कितना डीप जाता है वो हमारे पार्टिकल में वो। फिर थर्ड है वेरी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लूज एन एप्रिशिएबल फ्रैक्शन ऑफ देयर एनर्जीज बाय प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस एक्सरेज ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मस्ट्रलम। तो ये जो बहुत ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी एनर्जी लूज करते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज के फॉर्म में, जिसे कि हम ब्रह्मस्ट्रलम इफेक्ट बोलते हैं। द क्रॉस सेक्शन फॉर दिस प्रोसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ई। तो ये जो ब्रह्मस्ट्रलम इफेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शन
कि उसकी जो प्रोसेस का क्रॉस सेक्शन है वो एनर्जी ई के साथ इंक्रीज होता है। तो ये इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा ये जो चार्ज न्यूक्लियस है, हमारा न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी होगी। इसलिए जब वो उसके पास से, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे उसका पाथ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो इसके पास से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर उसकी एनर्जी और भी ज्यादा है तो वो और ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही वो डिफ्लेक्ट होगा तो उसमें से एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसी एक्सरे की बाहर निकलेगी, यहाँ पे रेडिएशन आएगा और इसका एंगल जैसे ही डिफ्लेक्ट होने का ज्यादा होगा उतनी वो हाई फ्रीक्वेंसी पे उसका जो यहाँ पे रेडिएशन बाहर निकलेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एंगल ऑफ उसका डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसी इफेक्ट को हम ब्रह्म-स्ट्रलर इफेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है गामा रेज। द इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा और बीटा पार्टिकल। तो गामा रेज जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो उसकी जो मेथड होती है वो अलग ही होती है चार्ज पार्टिकल से। जैसे कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स या फिर हैवी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हमने देखा, उससे ये बिल्कुल अलग होती है। गामा रेज आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग सो इट पासिस थ्रू कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ मैटर। तो गामा रेज जो होते हैं उसका पेनिट्रेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है, मतलब कि कोई भी थिकनेस के मैटर में वो पेनिट्रेट कर सकता है। गामा रेज शो द एक्सपोनेंशियल एब्सॉर्प्शन इन मैटर। तो गामा रेज जो है वो एक्सपोनेंशियल एब्सॉर्प्शन मैटर में शो करता है, वो हम आगे देखते हैं। If the radiation of intensity I is incident upon an absorbing layer of thickness dx, तो हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है, टारगेट पार्टिकल जो है उसकी थिकनेस हमने dx रखी है और जो हम रेडिएशन गामा रेडिएशन जो इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर I हमने कंसिडर करी है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब di इज प्रोपोर्शनल टू dx। तो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा वो हमारा जो एब्जॉर्बिंग लेयर था, मतलब कि जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस था उसमें जितना गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, डी जितना होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसकी थिकनेस से। मतलब कि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा हमारा ये जो रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब्ड होगा, डी एक्स एंड आई। सो डी आई इज इक्वल टू म्यू आई डी एक्स। तो डी आई जो है वो प्रोपोर्शनल है आई और डी एक्स के, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी हम साइन निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा म्यू, वेर म्यू इज इक्वल टू लीनियर एब्सॉर्प्शन कांस्टेंट। तो यहाँ पे म्यू जो है वो कांस्टेंट है, लीनियर एब्सॉर्प्शन कांस्टेंट। और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसे I इज इक्वल टू I0 e रेस टू म्यू एक्स पे लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द बीम आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ थिकनेस x ऑफ द होमोजेनियस मटेरियल। तो हमने जो मटेरियल चूज किया है उसमें से ट्रांसवर्स होने के बाद जितनी इंटेंसिटी होगी हमारी बीम की वो हमें इस इक्वेशन से पता चलेगी। इंटेंसिटी ऑफ द बीम आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ थिकनेस, मतलब कि वो जो पार्टिकल है उसमें से ट्रांसवर्स होने के बाद, उसमें से पास होने के बाद जो जितनी इंटेंसिटी उसके पास होगी उसके बारे में हमें ये I इज इक्वल टू I0 e रेस टू म्यू एक्स, ये इक्वेशन से हमें उसकी पता चलेगी। यहाँ पे भी ये जो म्यू है वो लीनियर एब्सॉर्प्शन कांस्टेंट है और ये जो I0 है वो हमारी रेडिएशन जो हमने इंसिडेंट किया था उसकी इनिशियल जो इंटेंसिटी होती है वो होगी। एट लो एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थ्रू विच गामा रेज और फोटॉन्स, गामा रेज को फोटॉन्स भी बोल सकते हैं, आर एब्सॉर्ब बाय द मैटर। तो 3 प्रोसेसेस के थ्रू जो गामा रेज है वो एब्सॉर्ब होती है मैटर में। तो फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड है कॉम्पटन इफेक्ट और थर्ड है पेयर प्रोडक्शन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जो लो एनर्जी का हमारा जो फोटोन है वो हमारा जब हम टारगेट न्यूक्लियस पे डालेंगे तब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने को मिलेगी। फिर हमारे जो गामा रेज है या फिर फोटोन है उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, तब हमें उसमें कॉम्पटन इफेक्ट देखने को मिलेगी और
फिर उससे भी ज़्यादा जब हमारा एनर्जी होगी हमारे फोटोन के पास, तब हमें पैर प्रोडक्शन की इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये तीनों इफेक्ट्स जो है, तीनों प्रोसेस जो है वो अलग अलग एनर्जीज पे हमें देखने को मिलती है। तो हमें इन तीनों में से कोई भी गामा रेज जब हम स्टडी करेंगे, जब उसका इंटरेक्शन हम स्टडी करेंगे, तो हमें इन तीनों में से कोई भी एक इफेक्ट मिल सकती है। वो उसकी हमारा जो फोटोन है या फिर गामा रेज है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सी इफेक्ट होगी। अब फर्स्ट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस गामा रेज नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनसाइड द एटम्स ऑफ द एब्सॉर्बिंग मटेरियल। दिस रिजल्ट्स इन द आयनाइजेशन ऑफ एटम्स एंड एमिशन ऑफ फ्लोरोसेंट रेडिएशन। तो ये हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है, टारगेट एटम जो है, उसमें हम जब गामा रेज या फिर फोटोन उसको उसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आउटर मोस्ट सेल में जो है वही आएंगे। कोई भी सेल में से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको जितनी एनर्जी चाहिए एमिट होने के लिए, उतनी सफिशिएंट एनर्जी अगर हमारे गामा फोटोन के पास होगी तो वो बाहर आ जाएंगे, और उसकी वजह से आयनाइजेशन होगा एटम में एंड द एमिशन ऑफ फ्लोरोसेंट रेडिएशन, और उसकी वजह से रेडिएशन बाहर आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी एनर्जी होगी 1/2 mv² इज इक्वल्स टू h म्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये जो हमारा है उसका वर्क फंक्शन जितना होगा वो, और ये जो हमारी एनर्जी हमने दी थी उसके माइनस करेंगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। तो ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन भी है, इसे आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने VK और phi क्यों लिखा है, यहाँ पे ये जो VK है वो kth सेल के बारे में, हमें kth सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी वो बता रहा है, और यहाँ पे kth सेल का जो वर्क फंक्शन होगा वो हमें पता चलेगा। वेर h म्यू इज द फोटोन एनर्जी, ये h म्यू जो है वो हमारा फोटोन की एनर्जी है। VK और VL वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे VK फिर L सेल में होगा तो उसे हम VL से इंडिकेट कर सकते हैं। K L M N जो भी सेल में होगा, तो M सेल में होगा तो VM बोल सकते हैं, VN बोल सकते हैं। और यहाँ पे WK या फिर phi K, यहाँ पे वर्क फंक्शन को phi से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर W से भी कर सकते हैं। तो वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ K L सेल्स एक्सेट्रा। तो K सेल का होगा तो phi K लिख सकते हैं, L सेल का होगा तो phi L, M सेल का होगा तो phi M, N सेल का होगा तो phi N। वो जो भी सेल में है उसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खाली सिंपल जो हमारा फोटोन है वो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा हमारा जो एटम है उसके अंदर से, और उसकी एनर्जी होगी 1/2 mv²। कितनी होगी, जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी माइनस phi K। अब सेकेंड जो इफेक्ट है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। तो इट इज एन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस इन विच द फोटोन imparts energy to an electron. When a photon of energy h mu strikes the perfectly free electron address, the photon with diminished energy h mu dash is scattered at an angle theta with the direction of incident photon and the electron recoils at an angle phi. तो यहाँ पे स्कैटरिंग होता है हमारा जो हमने फोटोन यहाँ पे फोटोन जो है हमने यहाँ पे बम्बार्ड किया है एटम पे, तो वो यहाँ पे हमारे एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी पे डायरेक्ट जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, मतलब कि एटम से बाहर निकाल देगा। और फिर जो हमारा फोटोन था वो भी लेस एनर्जी, डिमिनिश्ड एनर्जी, मतलब कि जो फोटोन की एनर्जी थी उससे थोड़ी कम एनर्जी के साथ फिर से बाहर निकल जाएगा और स्कैटर हो जाएगा विथ एन एंगल थीटा। और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो भी एंगल phi पे, मतलब कि उसका भी एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा, इन दोनों का एंगल सेम नहीं होगा, दोनों स्कैटर हो रहे हैं। यहाँ पे h म्यू जितनी एनर्जी थी उससे लेस होगी, h म्यू डैश उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो कोलाइड कर रहा है तो उसकी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी मिल जा रही है कोलिजन के थ्रू। द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय दिस कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन इज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट गामा रेज, अनलाइक इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि हमारा जो गामा फोटोन हमारा जो था वो इंटरेक्ट जब कर रहा था तो खाली इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ रहा था, मतलब उसकी जो सारी एनर्जी थी वो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन के पास जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन। जो हमारा गामा रेडिएशन है, हमारा जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है उसका स्मॉल फ्रैक्शन ही खाली हमारे यहाँ पे जो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है उसको स्मॉल फ्रैक्शन ही टोटल एनर्जी का मिलेगा। यहाँ पे इंसिडेंट हमारा जो गामा रे था उसका स्मॉल फ्रैक्शन ही खाली कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, जबकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं था। उसका मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हमारे गामा फोटोन की थी वो हमने इलेक्ट्रॉन को ही दे दी थी, मतलब कि वही एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसमिट हो रही थी। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिफरेंस है। कॉम्पटन इफेक्ट में थोड़ी सी ही एनर्जी ट्रांसफर होती है कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन में, ये ध्यान रखना है हमें। अब हमारी जो थर्ड प्रोसेस है वो है पेयर प्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस द फोटोन डिसअपियर्स एंड इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो ये जो थर्ड प्रोसेस है उसमें फोटोन जो है वो डिसअपियर ही हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द फोटोन एनर्जी एग्जिट्स टू m0c²। तो यहाँ पे m0c² रेस्ट मास एनर्जी है पॉजिट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी मैटर होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। और हमारे पास प्रोसेस है एनहिलेशन की एक प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल होता है और उसका एंटी पार्टिकल होता है वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उसमें से कोई डिफाइनाइट एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन की वो उसके रिवर्स है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, मतलब कि गामा रेडिएशन है, फोटोन है, वो जब एटम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस तभी होगी जब ये जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा है इन दोनों के रेस्ट मास से। रेस्ट मास एनर्जी इन दोनों की जो है उससे अगर हमारे फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो ही ये प्रोसेस पॉसिबल होगी। अगर हमारे फोटोन की एनर्जी कम है तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था तो पेयर प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हमारा एनर्जेटिक जो फोटोन होता है उसका यूज होता है, मतलब कि जब भी हमारे पास मोर एनर्जेटिक फोटोन होता है तभी हमें पेयर प्रोडक्शन की इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे m0c² एक इलेक्ट्रॉन की जो है रेस्ट मास एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के हम कंबाइन करेंगे तो 2m0c² होगी, तो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। द पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस कैनॉट ऑकर इन फ्री स्पेस एंड यूजुअली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फील्ड। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन है वो कोई पे फ्री स्पेस में नहीं हो सकता है, इसको होने के लिए न्यूक्लियर फील्ड की जरूरत होती है। द न्यूक्लियस रिकॉइल्स इन दिस प्रोसेस कंजर्विंग मोमेंटम। तो फिर हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो फिर से रिकॉइल हो जाता है और मोमेंटम उसका जो है वो कंजर्व्ड हो जाता है। बट द काइनेटिक एनर्जी carried away by the nucleus is negligibly small due to its large mass compared with that of the electron। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इसलिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी लूज होती है वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। फोटोन एनर्जी इफ एनी इन एक्सेस ऑफ 2m0c² इज सेड एज काइनेटिक एनर्जी बाय द प्रोडक्ट पार्टिकल। तो फोटोन एनर्जी अगर ज्यादा है 2m0c² से, जो भी एक्सेस अमाउंट की जो एनर्जी होगी वो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। At low photon energies, the photoelectric effect is chief mechanism of energy loss। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे फोटोन के पास अगर लो एनर्जी होगी तो उसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी, ये इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होगी। इन लाइटर एलिमेंट्स कॉम्पटन स्कैटरिंग बिकम्स डोमिनेंट एट फोटोन एनर्जी ऑफ फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं उसमें कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो डोमिनेट करेगा फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यहाँ पे थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी।
whereas in the heavier ones this does not happen only until photon energies of nearly 1 mega electron volt are reached. तो heavier nucleus जो होंगे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. यहाँ पे किलो लाइटर एलिमेंट्स में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम चल जाएगा, लेकिन हेवियर न्यूक्लियस में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. एंड पेयर प्रोडक्शन डोमिनेंस व्हेन फोटोन एनर्जी एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब भी हमारे गामा रेडिएशन या फिर फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेस होगी, मतलब कि उससे ज़्यादा होगी अप टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तक हमें ये पेयर प्रोडक्शन की जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगी. थैंक यू.